बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आफाक अहमद बद्र सिरिया खतरी सुपर लीग एडिशन 6 की पॉडकास्ट की एपिसोड नंबर 7 के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खतरी सुपर लीग एडिशन 6 में अब तक 6 मैचेस खेले जा चुके हैं। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो हर टीम ने अब तक 2-2 मैचेस खेले हैं। इन मैचेस में खतरी रैम्स ने अपने दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की है, जबकि दीगर टीम्स ने एक एक मैच में कामयाबी हासिल की है, जबकि खतरी स्टैलियंस अभी तक कोई भी मैच नहीं जीत सकी। इस तरह खतरी रैम्स इस वक्त पॉइंट टेबल्स पर 4 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। अब हम देखते हैं कि खतरी रैम्स अपनी ये पोजीशन बरकरार रख सकती है, खतरी स्टैलियंस किस तरीके से टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाती है। ये सारी चीज़ें हम अगले आने वाले हफ्तों में ज़रूर देखेंगे। आज की किस्त में हमने जिस सुपरस्टार को दावत दी है उनका ताल्लुक़ खतरी स्कॉर्पियंस से है। उन्होंने टैप बॉल क्रिकेट से अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्ड बॉल क्रिकेट की तरफ आए और आज वो हमारी जमात की प्लेटिनियम कैटेगरी में फॉल करते हैं। आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है उनका नाम मोहम्मद अदील मोहम्मद सिद्दीक बिपड़ा है। अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अदील? अल्लाह के करम, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अदील, मैं जैसे अपने इंट्रो में मैंने कहा कि आपने अपनी क्रिकेट टैप बॉल से क्रिकेट स्टार्ट की थी और स्ट्रीट क्रिकेट खेला करते थे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई आपकी टैप बॉल से हार्ड बॉल की तरफ? हाँ, मैं टेप बॉल क्रिकेट खेलता था यूनी प्लाज़ा में और उसके बाद जो है मुझे चांस मिला, KPL सीज़न 4 हो रहा था तो मैंने ऑक्शन में अपना नाम डाला। तो मैं ऑक्शन में गया तो नहीं था, लेकिन अगले दिन किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड हो गया। तो खतरी सुपर किंग्स ने मुझे सेलेक्ट किया, जिसके ओनर थे फरहान भाई और आप भी थे को फ्रेंचाइजी। तो वहाँ से मुझे आगाज़ हुआ मेरा। पहले तो मैं ज़रा कंफ्यूज था कि आया मैं खेल पाऊँगा या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने परफॉर्म किया और उसके बाद फिर मुझे गाइडेंस मिली फरहान भाई की तरफ से भी और बाकी सीनियर्स ने भी गाइड किया कि आपकी KSL हो रहा है कि खतरी सुपर लीग एडिशन 3 हो रहा है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें। तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हुआ और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा और कंटिन्यूसली परफॉर्म करता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं प्लेटिनियम कैटेगरी में शामिल हो चुका हूँ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने फिर वो स्ट्रीट क्रिकेट छोड़ दी टेनिस वाली और हार्ड बॉल की तरफ मुकम्मल ट्रांसफ़र हो गए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने इसमें हार्ड बॉल में खेला खतरी यूनाइटेड की तरफ से। उसके बाद कुछ अरसे के लिए ड्यू टू सम यूनिवर्सिटी मेरी स्टार्ट हो गई थी, मैंने मास्टर्स कर रहा था, इस वजह से मैं फिर उससे कट ऑफ हो गया था हार्ड बॉल से। तो टेनिस में ऐसा था, टाइमिंग मेरी एडजस्ट हो रही थी, तो दोबारा मैं टेनिस की तरफ गया था। लेकिन फिर मैंने खतरी स्पार्टन्स की तरफ से मुझे ऑफ़र आई तो उसमें शमूलियत इख्तियार की। लेकिन ये KSL का जो है ये मैं कंटिन्यू रखा मैंने। अच्छा, आप मतलब वो कि हर सीज़न में पार्टिसिपेट किया है आपने KSL के, फ्रॉम सीज़न 1 टू सीज़न, अब हम 6 के अंदर देखा जाए, फ्रॉम सीज़न 2 टू सीज़न 6। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये कि आपकी जो हमारे पास जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है ऐप के थ्रू, तो उसमें हमने ये देखा है कि आप कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। आपकी पोजीशन MVP के अंदर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में अगर देखा जाए तो आप टॉप 10 के अंदर ही लाया करते हो। तो उसके पीछे क्या कार फरमाया, मतलब ये कि किस तरीके से आप अपने आप को कंपोज करते हो, किस तरीके से आप अपना टारगेट लेकर चलते हो, क्या आपके पीछे उसके पीछे क्या लॉजिक होती है? मैं मैच टू मैच चलता हूँ कि आया मैं स्टडी करता हूँ कि बॉलर्स कौन होंगे मेरे सामने, तो किस तरह से मैंने खेलना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पिच जज करना, मैं ओपन ही करता आया हूँ अब तक, तो ओपनर का काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है कि आया आपने तेज़ खेलना है या विकेट के हिसाब से। तो पहले विकेट की स्टडी के बाद फिर 1-2 ओवर के बाद फिर मैं चार्ज करना है, जिस हिसाब से विकेट की फरमाइश है उस हिसाब से खेलता हूँ। बॉलिंग में ये है अल्हम्दुलिल्लाह, बॉलिंग आप गुड लाइन पे करते रहें तो स्पिन, अगर स्पिनिंग ट्रैक है तो आपको खुद सपोर्ट करती है। तो बॉलिंग में भी मुझे अच्छा मौका मिल जाता है और बैटिंग में भी, जिसकी वजह से मैं MVP में भी मतलब आता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस करके। लेकिन देखें, अपॉर्चुनिटी मिलना और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो मेरे नज़दीक आपकी जो काबिलियत है वो ये है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इधर वो बैटिंग के अंदर हो या बॉलिंग के अंदर हो, आप उसको मुकम्मल तौर पर ग्रैब करने की कोशिश करते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, ये अब थोड़ा सा मैं आपको ले जाता हूँ अपने आपके जो कल का मैच है उस हवाले से।
पिछले मैच में भी आपने अच्छा परफॉर्म किया था। खत्री स्कॉर्पियंस को एक अच्छी फाउंडेशन आपने लेड करके दी थी आयान के साथ मिलके, लेकिन फिर वो फाउंडेशन को कैपिटलाइज नहीं कर सके और व्हाट्सोएवर द रीज़न आप वो मैच हार गए थे। कल का लो स्कोरिंग मैच था और खत्री हॉक्स के खिलाफ था, जो कि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री के साथ जो है वो इस मैच के अंदर आ रहे थे। तो आपको उस मैच में क्या आपका जहन काम कर रहा था कि किस तरीके से टीम को लेकर चलना है या किस तरीके से परफॉर्म करना है? फिर मैं आपकी मज़ीद परफॉर्मेंस के बारे में हम फिर मज़ीद बात करते हैं। अभी आपकी जो उस वक्त की जो सिचुएशन है उससे थोड़ा सा हमें बताइएगा। असल में पहला मैच था हमारा खत्री लायंस से। तो पहला मैच हर टीम के लिए मुश्किल होता है कॉम्बिनेशन बनाने के हवाले से, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से हम वो मैच हार गए। लेकिन हमारा मोराल अप था, क्योंकि हमें क्या इवन सबको पता था हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो हमने उस पर बैठे, हमने मीटिंग की, उस पर काम किया और उसके बाद हमें एक स्ट्रेटजी के साथ हॉक्स के ख़िलाफ़ गए। और हॉक्स के ख़िलाफ़ हमने यही सोचा था कि जो पिच की डिमांड होगी हम उस हिसाब से ही परफॉर्म करेंगे। हमने ये टारगेट रखा था कि इनको 100 रन पे रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि हमें पता था बॉल स्किड भी कर रहा है, बॉल जो है टर्न भी हो रहा है और बैट भी रहा है और अनइवन बाउंस भी मिल रहा है। तो हमने यही टारगेट रखा था कि इनको 110 कर लिए इन्होंने, लेकिन ये है कि हमने सोच लिया कि 110 हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टनरशिप्स हमें अच्छी मिलती गई और हम कामयाब रहे। अच्छा, आपने 33 रन स्कोर किए, 42 बॉल्स आपने फेस की। जो आपकी नेचर है, आप एक अटैकिंग क्रिकेट खेलते हो और आप चार्ज करते हो बॉलर्स के ऊपर। आपका रन रेट हमेशा स्ट्राइक रेट आपका हमेशा ऊपर ही होता है, 100 से अबव ही होता है। कल के मैच में इसको आप पिच का मिसबिहेवियर कहोगे या क्या, किस तरीके से? असल में वो आपका स्ट्राइक रेट काफ़ी नीचे था। असल में हमारी स्ट्रेटजी यही थी कि हमने बॉलर्स देखे थे, जैसे तकी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो पिच जिस हिसाब से स्किड कर रही थी, तो हमें यही था कि अगर तकी को हम विकेट्स नहीं देते और उसके 4 ओवर्स में अगर हम 10 रन भी बनाते हो, अगर उसको कोई विकेट नहीं मिलती तो हमारा बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते थे कि एक बॉलर को हम स्ट्राइक ना करें, क्योंकि हमें इतना बड़ा टारगेट था नहीं हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वही स्ट्रेटजी अपनाई। तो तकी के मैंने 3 ओवर्स फेस किए, चौथे में उसी ने मुझे आउट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि तकी को हमने ज़्यादा विकेट्स दी नहीं और उस वजह से मैच में 5 विकेट, जी बिल्कुल, और वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे तकी। तो लेकिन ये था कि ओवरऑल अगर हम देखें तो वो सबने ही अपनी इनिंग स्लो खेली थी। तो फिर एक वक्त ऐसा आया था कि आपके ऊपर टीम के ऊपर प्रेशर माउंट होना शुरू हो गया था, लेकिन और निज़ार की भी बॉलिंग बहुत अच्छी रही थी। निज़ार ने भी 4 ओवर करवाए थे, 2 विकेटें उन्होंने भी हासिल की और बहुत कम रन्स दिए थे उन्होंने। तो आप जब बिल्कुल एंड के अंदर जब इनिंग नज़दीक थी कि भाई अब जो है 20 ओवर्स पूरे होने वाले हैं और आप लोग अपनी रन रेट से काफ़ी पीछे थे, तो उस वक्त आसिम इब्राहिम ने जो है वो उसको अमान तालबानी को जो है वो टारगेट किया। तो वो आपको लग रहा था कि हम ये मैच निकाल जाएंगे क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई थी और पिच आपको पता है कि वो काफ़ी हद तक, एक तो आपका ड्यू फैक्टर, दूसरा बॉल भी पुराना हो रहा था। तो वो उस वक्त टीम डगआउट के अंदर क्या सिचुएशन थी? कहीं पर पैनिक सिचुएशन हो गई थी? डगआउट में एक वक्त में पैनिक सिचुएशन हो गई थी, लेकिन ये है कि हमने ये सोच रहे थे, मैं और असद साथ ही खड़े थे, हमने यही बात की कि हमें 1 या 2 ओवर्स मिलेंगे। और माहद ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग खेला। आसिम के 1 ओवर में हमने आई थिंक 11 रन हासिल किए और उसके बाद निज़ार के ओवर में भी 6-7 रन आ गए हमें। और फिर अमान का ओवर, यही ओवर था जो असद भी यही कह रहा था और मैं भी यही कह रहा था कि अमान का ओवर है, हम इसमें 8-10 रन बना लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आसिम ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया और पूरा कैपिटलाइज किया उनके एक वीक लिंक को। ठीक है। अच्छा, अब हम चूँकि हमारे पास टाइम की कमी होती है, हम अपने एपिसोड को कंक्लूड करना चाहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्कॉर्पियंस अरसलान लुफी वाला, उनके बारे में आपने मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ के साथ खेला है, इनके साथ खेलने में मज़ा आ रहा है आपको खेलने में? जी बिल्कुल, मतलब क्रिकेट से उनका जो लगाव है, जैसे वो खुद तो इतना नहीं खेलते, लेकिन जो उनका लगाव है, जिस तरह से वो मोटिवेट करते हैं, तो वो बहुत मज़ा आता है। और ज़रा वो अच्छे नेचर के हैं और मज़ाहिया नेचर के भी हैं। तो वो एक मतलब नेचर से किस तरह के? मज़ाहिया नेचर के हैं वो एक। और ये है कि एक टीम हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब फैमिली सर्कल टाइप ऐसा बन गया है, फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल। मतलब 2 हफ्तों में मैंने बहुत फ्रेंचाइजेस के साथ खेला है, लेकिन जो फ्रेंडशिप्स मेरी इस टीम के साथ हुई हैं तो वो पिछली फ्रेंचाइज के साथ नहीं थी, तो उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। चलें, बहुत अच्छी बात है, आप अपने फ्रेंचाइजी से इतने मुतमईन हैं और
अगर इंसान खुश हो तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। जी बिल्कुल। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आपकी यही खुशी आपको स्कॉर्पियंस को फाइनल तक क्वालिफाई करवाएगी और हो सकता है कि वो फाइनल जीत भी जाएं इंशाल्लाह। तो लास्ट टाइम के जो है वो विनर्स भी हैं तो इस वक्त ये डिफेंडिंग चैंपियंस है, समझें तो सही है। ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, आप आए हमारे साथ, आपने अपनी दिल की बातें शेयर की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और अपनी परफॉर्मेंसेस भी शेयर की। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे। तो नाजरीन, ये थे आदिल मोहम्मद सिद्दीक बिपड़ा। उम्मीद है कि आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी। मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि आप हमें अपनी कीमती आरा से आगाह करते रहिए ताकि हम इस प्रोग्राम को, इन एपिसोड्स को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए सुपरस्टार के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।